हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल बीसीसी नॉलेज हब में। हम आपको पढ़ा रहे हैं समकालीन भारत भाग 2, जिसका 6वां लेसन विनिर्माण उद्योग का भाग 2 है। अब आते हैं, हेडिंग है खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो उद्योग जो खनिज व धातुओं को, जो ज़मीन के नीचे से खनिज निकाला जाता है, वह धातु निकाली जाती है, को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर उसका विनिर्माण करते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? लोहा है, एल्युमिनियम है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं, खनिज। ठीक है, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। मतलब कि जितनी भी मशीनरी बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग किया गया है। विविध प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे लोहे का प्रयोग न किया जाए। अब आते हैं, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब इसका कितना उत्पादन होता है लोहे तथा इस्पात का और कितनी खपत होती है, उससे एक देश के विकास के पैमाने को माप सकते हैं। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। क्योंकि स्थूल मतलब बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, और जो लोहा होता है उससे बने कच्चे माल हो या उससे तैयार माल भी, निर्माण माल जो होते हैं, दोनों स्थूल होते हैं। उसके लिए अधिक परिवहन लगता है, परिवहन की आवश्यकता होती है, परिवहन लागत की आवश्यकता होती है, अधिक बड़े परिवहन गाड़ी की आवश्यकता होती है, और उसमें जो गाड़ी वाले को देने के लिए जो पैसे लगते हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकीन, कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का होता है। मतलब कि लौह उद्योग में इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये एक निश्चित अनुपात के रूप में होते हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। मतलब इस्पात को और भी कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? इस्पात उद्योग हो या कोई भी उद्योग हो, उसकी आदर्श स्थापना वहाँ होनी चाहिए जहाँ से वो आसानी से प्राप्त किए जा सके। ठीक है, और उनके परिवहन में भी ज़्यादा लागत न लगे। मतलब जहाँ पे सभी सुविधाएं उत्पन्न हो, वहीं पर इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना होनी चाहिए। और यह याद रहे कि उससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होनी चाहिए। एक अच्छे वाहन की आवश्यकता या परिवहन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए। फिर आते हैं, वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी। मतलब भारत में यहाँ यहाँ पे अधिक उत्पादन होता है, उसके बाद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष व्यक्ति, मतलब एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की खपत 63 किलोग्राम थी। जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत, पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति
की औसत एक व्यक्ति की औसत 208 किलोग्राम थी। मतलब हम लोग की खपत जो थी वो विश्व के खपत से बहुत ही कम थी। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है वर्ष उत्पादन मैट्रिक टन में। वर्ष दिया 2004 में इतना, 2011 में इतना, 2012 में इतना, धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। मतलब भारत में जहाँ जहाँ निकाले जाते हैं, ठीक है, वो सब जहाँ बनते हैं। अब इस्पात निर्माण की प्रक्रिया देख लीजिए। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन। कच्चे माल को कारखाने में लेके जाया जाता है। लौह अयस्क को गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। चूने पत्थर को मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है, जिसे धातु का मैल हटाते हैं। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, कोयले का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद तरल पदार्थ को साँचों में डाला जाता है, जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है, जिसे ढाला जाता है, जिससे आकार दी जाती है। फिर उसके बाद इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण, जो लोहे ढल जाते हैं उनका फिर पुनः गलाकर उसे दोबारा गलाया जाता है। फिर उसका ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है अशुद्धता हटाने की। ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। ये 3 पदार्थ मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर पदार्थों को, लोहे को शुद्ध या इस्पात को शुद्ध किया जाता है। फिर धातु को आकार देना, आकार दिया जाता है। रोलिंग, प्रोसेसिंग, ढलाई और गढ़ाई, इसको आकार देकर फिर उसे मार्केट यानी बाजार में बेचने के लिए लेकर जाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। मतलब ये एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था है जिसके माध्यम से जितने भी इस्पात बनाने वाले होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन क्या है? इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक, नंबर 1 का उत्पादक चीन है। वो इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। मतलब इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पादक इस्पात है, वो करता है और सबसे ज़्यादा खपत भी यही करता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। मतलब कि ज़्यादातर भारत के छोटा अधिकांश ज़्यादातर लोहा तथा इस्पात उद्योग कहाँ है? छोटा नागपुर पठार में, क्योंकि इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां यहीं पे हैं। जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है ज़्यादातर चीज़ें उनको यहीं पर मिल जाती हैं, छोटा नागपुर पठार में मिल जाती हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां, जैसा कि हमने कहा जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे उसको आसानी से मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर उद्योग संकेंद्रित यहीं पे है। अब देखिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियाँ इसमें, जिसमें लौह अयस्क की कम लागत, जहाँ पे लौह अयस्क जो होते हैं कम लागत में मिल जाते हैं। उच्च कोटि कच्चे माल की निकटता, बहुत आसानी से बहुत नज़दीक उच्च स्तर का माल मिल जाता है अच्छे किस्म का। सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभावना सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं और यहाँ के बाजार में जो है इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा अधिक है। इसलिए ज़्यादातर जो है संकेंद्रित है कहाँ पे? यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में। यदि भी भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इसके पूर्ण संभाव का विकास नहीं कर पाए हैं। मतलब संभाव्य का विकास नहीं कर पाए, उसको पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाए। इसके निम्न कारण है: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। उच्च लागत, हमें क्या करना पड़ता है इस्पात को बनाने में? हमारा जो लागत होता है पैसे का वो बहुत ज़्यादा होता है। कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कोकिंग कोयला जो होता है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जिसकी कमी है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति नहीं है। ऊर्जा को हम ऊर्जा का उपयोग अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यक संरचनात्मक आदि,
हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हम भी उच्च कोटि के जो इस्पात होते हैं दूसरे देशों से आयात करते हैं, मंगवाते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादक घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। जितना भी हमारा इस्पात है, जितना भी इस्पात उत्पादन करते हैं अपने देश में, वो हमारे लिए उपयोगी है। मतलब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन उच्च कोटि के इस्पात के लिए हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, इस्पात को आयात करते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। लोग इसमें निवेश करते हैं, जिसके कारण लोग अपने पूंजी लगाते हैं। इस उद्योग में लोग अपनी पूंजी लगाते हैं इस्पात में, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। या इस्पात उद्योग को और स्पर्धावान बनाने के लिए, या मतलब विकास, जो हम इस्पात बना रहे हैं, जिसका विनिर्माण कर रहे हैं लोहे से, उसको क्या है और अधिक और अच्छा गुणवत्ता बनाने के लिए, और उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे संसाधनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब आते हैं दूसरी हेडिंग, एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। पहला कौन सा? लोहा। यह हल्का होता है, जंग अवरोधी, जंग जिसमें नहीं लगता, उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ जा सकती है, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण, अगर कई धातुओं को अगर मिलाया जाए तो ये अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में इनका उपयोग, बर्तन का तार तथा तार बनाने में ही इनका उपयोग किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर हम इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे का प्रयोग करते थे, वहाँ पे हम एल्युमिनियम का प्रयोग करने लगे हैं। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। मतलब यहाँ इसके संयंत्र पाए जाते हैं। अब प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग के चट्टान जैसा होता है। मतलब इनके एल्युमिनियम प्रगलन में वो बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। परिवार चित्र में 6.8 एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इसमें देखिए आपको दिखेगा एल्युमिनियम निर्माण। और इस उद्योग के मतलब एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो, जहाँ पे नियमित ऊर्जा की पूर्ति हो, जितनी ऊर्जा की जरूरत हो, तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता तथा कम कीमत पर हमें कच्चा माल प्राप्त हो। अब आते हैं रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग मतलब केमिकल उद्योग से मतलब केमिकल रिएक्शन करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं। भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू GDP में इसकी भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व में आकार दृष्टि से 12वें स्थान पे है। भारत में इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। मतलब लघु मतलब कि लघु उद्योग भी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बृहद क्षेत्र में मतलब उद्योग, बृहद क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ लगा के भी इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों क्षेत्रों में इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, या ये बहुत अच्छी गति में दोनों प्रकार के लघु उद्योग में, बृहद उद्योग, दोनों प्रकार के उद्योग में ये इसकी गति बहुत अच्छी है। कार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र के लिए प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। कार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल इन सब चीज़ों के लिए प्रयुक्त। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक कारक में प्रयुक्त होने वाले रसायन है। मतलब ये सभी चीज़ें किसमें, कांच, साबुन शोधक या अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं। तथा प्लास्टिक, सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि इनका फैलाव इसलिए क्योंकि ये हमारी दिनचर्या में, हमारे रोज़ के दिन में इन
चीज़ों से, इन रासायनिक चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनका प्रयोग हम बहुत ही मात्रा में करते हैं। अब उसके बाद कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन भी शामिल है। पेट्रो रसायन पेट्रोल से संबंधित है। जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि रसायनों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब पेट्रो रसायन का प्रयोग इन सभी चीज़ों को बनाने में होता है। ये उद्योग तेल शोधन शालाएँ या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप होते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी कृत्रिम वस्त्र है, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, रंजक, इनकी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो पेट्रो रसायन या तेल शोधनशालाओं के पास होती हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ रसायन आधारभूत रसायन, कुछ बेसिक रसायन जो होते हैं, उन रसायनों को मिलाकर नया केमिकल भी बनाया जाता है, जिस केमिकल का प्रयोग हम कृषि, उपभोक्ताओं, बाजारों के लिए या बहुत सी क्षेत्रों में किया जाता है। अब आते हैं नई हेडिंग, उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया है। फास्फोटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनिया, या डीएपी इसको संक्षेप में बोलते हैं, सब फुल फॉर्म जो भी होता, तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं। मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है व पोटाश शामिल है। ये उत्पादक क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। जहाँ उत्पादन होता है उसके क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, उसके चारों तरफ। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। जो पोटाश होता है वो पूरी तरह से आयात किया जाता है, दूसरे देशों से मंगाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाले पोटाशियम यौगिकों का भंडार नहीं है। मतलब हमारे देश में पोटाश अच्छे तरीके से पाया नहीं जाता और इसका यहाँ पे भंडार नहीं, इसलिए पोटाश को दूसरे देशों से मंगाया जाता है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में फैल गया, जिसमें क्या है, गुजरात हरित क्रांति के बाद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। तो इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। मतलब ये जितने राज्य हैं, जितना वहाँ पे लगता है, जितनी खपत है, उसका 50% ये राज्य उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है, जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। अब आते हैं सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने। सीमेंट का उद्योग आप जानते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, घर में होता है, कारखाने में होता है, पुल बनते हैं सीमेंट के, सड़कों में यूज होता है, हवाई अड्डा बनाने में होता है, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर की, सिलिका और जिस्पन की आवश्यकता होती है। मतलब इस उद्योग के लिए, इसको बनाने के लिए रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यकता है। रेल परिवहन को बनाने के लिए जब सीमेंट का प्रयोग होता है तो उसके लिए हमें कोयला का प्रयोग और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयाँ जो हैं गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि जितने खाड़ी देश हैं, जितने समुद्र के किनारे देश हैं, वहाँ से हमें सीमेंट ले जाने, लाने, आयात या निर्यात करने में आसानी हो। जो पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ, क्षेत्र बढ़ा। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग की अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी। मतलब कि जब स्वतंत्रता के बाद भारत में घरेलू मांग के अतिरिक्त, मतलब घर बनाने के लिए बहुत से क्षेत्रों में सीमेंट के प्रयोग के लिए इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण इसकी मांग किसमें, पूर्व एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में इसकी मांग बढ़ी सीमेंट की। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। भारत में यह उद्योग इसके उत्पादन बनने में तथा इसका निर्यात दोनों के रूप में ही प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग की पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब इनको और बहुत ही तेज़ी से बनाया जा रहा है कि उत्पादन किया जा रहा है कि इसकी जो मांग है उस मांग की पूर्ति की जा सके।
अब आते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है, मतलब यात्री यात्रा करने के लिए और उस पर और बहुत से अधिक सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उपयोगी है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, टेम्पो तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए गए हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया है। इसमें इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक से एक कार आ रही है, बाइक आ रही है, टेम्पो आ रहे हैं। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी एक जहाँ से दूसरी जगह तक सूचनाओं का आदान प्रदान ऐसा यंत्र जो करे, जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर है, से लेकर टेलीविज़न है, टेलीफोन है, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोलते हैं बेंगलुरु को भारत की। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग के सर्वाधिक केंद्र यहाँ भी हैं, बेंगलुरु में है, नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। सॉफ्टवेयर जो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर यूज़ होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, और हार्डवेयर जिन्हें छुआ जा सकता है, मतलब उसके बाहरी आवरण, कंप्यूटर, मोबाइल के बाहरी आवरण। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। अब जैसा कि हम देखें, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता जाएगा वैसे वैसे प्रदूषण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि उनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। मतलब जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है वैसे वैसे ये सब प्रदूषण हो रहे हैं। ये 4 प्रकार के हैं, जिसमें है वायु है, जल है, भूमि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युतग्रह भी सम्मिलित है। मतलब ऐसे बहुत से प्रदूषण हैं जो पृथ्वी के वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसमें आता है पहला वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण होता है, जो कंपनियों की चिमनियों से निकलता है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवी दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। ठोस कण भी होते हैं, द्रव तरल कण भी होते हैं। धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। ठीक है, इसमें कुछ ठोस भी हैं, कुछ क्या है आप ये द्रवी है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा बड़े बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मतलब जितना कार्बन का उनको उत्सर्जन करना है उतना नहीं करते, कार्बन उससे ज़्यादा करते हैं। धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इससे बहुत लोगों की जान गई थी। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं और पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। क्या डालते हैं? वायु प्रदूषण। आते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने क्या होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, नदियों में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। इसमें केमिकल होते हैं और हमें वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें जल उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है कागज है, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ जो सब नदी किनारे जो भी हैं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं। जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बनिक, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में विहित करते हैं, जल में डाल देते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश,
फोस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। अब आते हैं तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। जब हम जल को गर्म गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों में डाल देंगे, जो उनके जलीय जीव होंगे, मछलियाँ होंगी, वो डायरेक्ट ठंडे पानी गर्म पानी में आने के कारण वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएंगे और उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। इनके तापीय प्रदूषण का मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनउपजाऊ बनाते हैं। मतलब ये भी जितनी चीज़ें हैं, पैकिंग, लवण, औद्योगिक बहाव, ये हानिकारक रसायन, जितनी भी चीज़ें हैं मृदा को क्या बनाती हैं, अनउपजाऊ बनाती हैं, जिसमें फसल उगाना या पेड़ पौधे उगाना असंभव है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी दूषित कर देती हैं। और वर्षा जल के साथ जब बारिश होती है तो ये प्रदूषण बारिश के साथ, पानी के साथ मिलकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर भी जो जल होते हैं उन्हें यह प्रदूषित कर। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजनता मतलब परेशानी ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। श्रवण अक्षमता मतलब सुनने में बहरापन, ठीक है, हृदय की गति का बढ़ना, रक्तचाप तथा अन्य कायिक, अन्य शारीरिक व्यथाएँ भी बढ़ती है। अन्य शारीरिक जो बीमारियां होती हैं वो भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है, ठीक है। ज़्यादा ध्वनि क्या है, मानसिक चिंता का हमें उत्तेजित करता है, मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इस ध्वनि प्रदूषण को हम सड़क के किनारे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। अब सोच लीजिए, कारखानों से जो हम 1 लीटर प्रदूषित जल निकल रहा है, लेकिन उस 1 लीटर प्रदूषित जल से 8 गुना स्वच्छ मतलब 8 लीटर स्वच्छ जल दूषित हो रहा है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इससे कुछ सुझाव हैं, जिसमें से विभिन्न प्रक्रियाओं में जल को न्यूनतम उपयोग, जल का कम से कम उपयोग करें, जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। अगर जल का कम से कम उपयोग करें और जल का पुनः चक्रण करके, कुछ नियमों द्वारा जल का पुनः चक्रण करके उसी जल का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रहण को पहले क्या होता था, पहले राजस्थान में सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। वर्षा जल का संग्रहण करने के बाद वो जल को जब वर्षा नहीं होती थी, गर्मी पड़ती थी, तो उस जल को हम यूज़ में लाया करते थे। और तीसरा, नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित डालने से पहले उनका शोधन, उनको साफ करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। जो औद्योगिक बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र कंपनियों से जो अपशिष्ट निकलते हैं उनका शोधन 3 चरणों में होगा। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमा आदि सम्मिलित है। इनको पहले क्या करेंगे, यांत्रिक साधनों से इनको छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। दूसरा, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होगा द्वितीय शोधन। और तीसरा, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। इसमें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग वो योग्य बनाया जाता है। मतलब जो जल कंपनी में जो जल है, ठीक है, उनका इस शोधन द्वारा उस जल को मतलब पुनः योग्य पुनः यूज़ के लिए पुनः उस जल का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे वो जल इन 3 चरणों से जब होकर नदी या तालाबों में जाएगा, जब ये 3 चरणों से होकर नदी या तालाबों में जाएगा, तो उसमें जो उसकी नदी की जो जैविक गतिविधियाँ हैं, जो जीव है,
उन पे इसका बहुत कम बुरा असर पड़ेगा। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ भूमि जल का स्तर कम है वहाँ पे उद्योगों द्वारा इसके अधिकतम निष्कासन पर, जहाँ इसका अधिक निष्कासन अधिक बहाव है, मतलब जहाँ पे ऐसे उद्योग जहाँ पे भूमिगत जल स्तर कम है वहाँ पे प्रदूषण को अधिक प्रदूषण मतलब पानी के रूप में अधिक निकालना है तो वहाँ पे इसका प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण चिमनियों में भी क्या हो, कम हो। और स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। मतलब गैसीय प्रदूषण जो होते हैं उनको भी पृथक करने के लिए, उन पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए, ठीक है। उनको भी पृथक करने के लिए एक उपकरण होना चाहिए, ठीक है। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस का प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मतलब कारखानों में जो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा अगर हम तेल और गैस की प्रयोग से धुएं के निष्कासन में क्या कमी ला सकते हैं। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। जनरेटर में जो ध्वनि प्रदूषण जनरेटर से होता है, जनरेटर से उससे बचने के लिए हम जनरेटर में साइलेंसर लगा सकते हैं, जिससे ध्वनि कम होगी। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। मतलब ऐसी मशीन का प्रयोग हम करें जो ऊर्जा के लिए सक्षम हो, ठीक है, या ऊर्जा कम से कम प्रयोग करे और क्या करे, वो कम प्रदूषण भी उत्पन्न करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। मतलब हमें ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए जो ध्वनि प्रदूषण को कम तो करे और साथ ही साथ और ज़्यादा कम करने के लिए ध्वनि प्रदूषण को हमें अपने कान पे शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणी विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। मतलब कि देखो कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, अगर आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, आप विकास कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई नियम का पालन करना पड़ेगा। जितने भी रूल बनाए गए हैं उसका नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग हद से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से झेलना पड़ेगा, जैसे कि प्रदूषण के माध्यम से। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस लेसन में कोई भी क्वेश्चन में कठिनाई आती है, कोई क्वेश्चन लगाते वक्त आप फंसते हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।